बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये जो है इंसान के ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसकी काफ़ी डिसेबलिंग किस्म की बीमारी है। इसको मुख्तसरन MS भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम जो है ना माइलिन को अटैक करता है। माइलिन बेसिकली एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जो आपके नर्व फाइबर्स को कवर करती है। ऐसे ही समझ लेने के जो है ना, जैसे बिजली की तारें होती हैं ना, उस पर जो है ना उसकी जो इंसुलेशन कवरिंग होती है ना, उसको आप इससे माइलिन से कंपेयर कर लें। तो जब उस पर ये मतलब आपकी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम अटैक करता है माइलिन पे, तो जो है ना वो आपके जो ब्रेन की जो है ना फिर पूरी बॉडी के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती हैं। और फिर जो है जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपकी जो ना वो नर्व्स को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। इसके जो साइन सिम्टम जो है ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, ये हर इंसान के मतलब जो है ना एक ही तरह के नहीं होते, और वो डिपेंड करता है कि कौन सी नर्व का डैमेज है, ठीक है, और कौन सी मतलब या फिर ज़्यादा नर्व इन्वॉल्व हो गई हैं तो कौन सी बॉडी के एरिया की वो अफेक्टेड है। कुछ लोगों को जो है ना जो मतलब जो है जिनको सीवियर किस्म का ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, तो उसमें वो बिल्कुल ही एक तरह के डिसेबल हो जाते हैं, वो वॉक ही नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर ये कि और फिर कुछ मरीजों को जो है ना उसमें रिमिशन के बड़े लंबे लंबे पीरियड आते रहते हैं। मतलब यह है कि जैसे बीमारी के अटैक हुए और फिर बीच में एक तरह का वो वक्फा होता है और बंदा ठीक फील करता है, ठीक है। तो ये इस तरह का इसका कोर्स चलता है। इसका कोई ऐसा परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन यह कि जो आगे चल के मैं इसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा, उससे यह ना कि जो अटैक्स इसके होते हैं इस बीमारी के, तो उससे स्पीडी रिकवरी हो जाती है, या फिर जो ना आपकी डिजीज़ को जो ना उसका जो मतलब सेवेरिटी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और सिम्टम्स को ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी अलामात यानी सिम्टम बता देता हूँ। ये जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ये हर बंदे के अलग अलग इसकी सिम्टम हो सकती हैं, और मतलब डिपेंड करता है कि कौन सी मतलब जो ना नर्व इन्वॉल्व हुई है, मतलब उस लोकेशन के हिसाब से सिम्टम होती हैं। तो आमतौर पे जो इसकी जो जनरल वो जो सिम्टम होती है इसमें यह कि आपकी जो मतलब बॉडी के एक साइड पे मतलब जो ना नमनेस या वीकनेस मतलब कमज़ोरी फील होती है। और मतलब जो है ना आपकी जो टांगे दायर है उसमें दायर है कमज़ोरी फील होगी, तो फिर आपको चलने में मुश्किल हो सकती है, या ट्रंक में भी इस तरह की फील हो सकती है नमनेस, ठीक है। फिर यह कि आपकी जो है ना बॉडी में ऐसे लगता है जैसे वो बिजली के करंट टाइप की जो है ना सेंसेशन आ रही हैं। ख़ास तौर पे जब आपकी जो गर्दन मूव करती है, मतलब उसमें एक लिरमीट साइन होता है, जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी गर्दन आगे जो खड़े होके, तो वो जो है ना उस जब वो गर्दन नीचे बेंड करता है तो उस पर जो है ना ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक सिम्टम्स सेंसेशन मतलब जो है ना वो ऐसे फील करता है कि बॉडी में ऐसे करंट सा नीचे दौड़ के नीचे तक जाती हैं, ठीक है। फिर यह कि इंसान की वो ट्रेमर हो सकते हैं, मतलब उसके कांपने लग जाता है जिसम, ठीक है, हाथ कांपने लग जाते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वो ठीक नहीं हो सकती। फिर यह कि ज़ाहिर है उसकी जब नीचे टांगों में इस नर्व इन्वॉल्व होंगी तो उसका जो गेट मतलब जो है ना वो उसको जो है ना वो मतलब चलने में मुश्किल आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है ना अगर मतलब आपकी जो आइज़ का वो उसमें वो नर्व इन्वॉल्व हो गई हैं तो आई की विजन प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसमें यह कि आपकी जो है ना कंप्लीट जो है ना विजन का लॉस भी हो सकता है या पार्शियल हो सकता है। आमतौर पे एक आंख से स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर यह कि आपकी आंख जब मूव करती है तो दर्द भी हो सकता है। फिर इसके अलावा जो है ना दो डबल विजन जिसको कहते हैं, दो नज़र आते हैं, विजन ब्लरी हो सकती है, मतलब धुंधला नज़र आ सकता है। फिर इसके अलावा कुछ और इसकी सिम्टम हो सकती हैं, जैसे आपकी स्पीच में, हम इसको मेडिकल अपनी टर्मिनोलॉजी में स्लर्ड स्पीच कहते हैं। मतलब ये ना कि जब आप बोलेंगे तो जो ना उसमें आपकी मम्बलिंग हो सकती है, और वो ऐसे मतलब आपके वर्ड्स मिक्सअप हो जाते हैं कि दूसरे को समझ ही ना आए, इस तरह की स्पीच हो सकती है। फिर एक और काफ़ी बड़ी इसकी सिम्टम होती है फटीग, मतलब पूरी बॉडी में ऐसे थकावट इस तरह की फील होती है। इस पर चक्कर आ जाते हैं यानी डिजनेस हो सकती है। फिर आपकी पूरी बॉडी में ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन, वैसे ऐसे कोई लगता है कि जैसे जो है ना चूंटियाँ सी चल रही हैं, ठीक है, या सुइयाँ सी चुभ रही हैं, मतलब या फिर बॉडी में पेन भी हो सकता है। फिर यह कि आपकी जो है ना मतलब निज़ाम में, ठीक है, और फिर ब्लैडर फंक्शन में, मतलब यूरिन में, ज़ाहिर अगर आपकी बॉडी जो अंदर की नर्व है वो इन्वॉल्व हो गई तो फिर आपके जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, सेक्शुअल प्रॉब्लम आती हैं, आपके ब्लैडर मसाना का फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस तरह की आपको सिम्टम जो है स्टार्ट हो जाए बगैर किसी खास रीज़न के, ठीक है, तो आप फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए।
अब इसकी मैं थोड़ी टाइप्स बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब आमतौर पे जो दो किस्म की टाइप होती हैं, जो ज़्यादा जो कॉमन है, ठीक है, मतलब यह कि 10 में से 8 पेशेंट समझ लें, तो उसको जो ना वो ये बीमारी एक रिलैप्सिंग रिमिटिंग इसको उसको कहते हैं, ठीक है। मतलब यह है कि रिलैप्स का मतलब अटैक आना, और रिमिटिंग मतलब यह एक तरह का वो ठीक बंदा फील करता है। तो वो जो है ना कि मतलब पेशेंट को फील होता है कि नई सिम्टम आ रही हैं या रिलैप्सिस हो रहे हैं, मतलब काफ़ी दिनों तक या हफ्तों तक मतलब वो आते रहते हैं नई सिम्टम, ठीक है। और फिर यह कि वो बाद में उनकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, मतलब पार्शियल इम्प्रूवमेंट हो सकती है या मुकम्मल इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है। और फिर जो है ना इसके जो है ना फिर यह भी हो सकता है ना कि ऐसे इंसान को रिलैप्सिस इस बीमारी की आए आए, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना एक खामोशी का पीरियड, मतलब एक तरह का इंसान ठीक ठीक फील करता है, जो मतलब इसकी जो ठीक होने की कैफियत है, मतलब जो है ना वो कई महीनों तक और इवन सालों तक रह सकती है। और फिर यह कि कुछ पेशेंट में जो है ना बॉडी टेम्परेचर का थोड़ा सा वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो MS के साइंस और सिम्टम जो है ना वो ज़्यादा मतलब शदीद हो सकते हैं। तो लेकिन यह है कि ये जो बॉडी का गर्म, जिस्म का गर्म हो जाना, ये बेसिकली एक उसको हम तरह का ट्रू मतलब बिल्कुल वो ये इस कैटेगरी में नहीं कहते कि ये रिलैप्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर ये कि जो तकरीबन इसमें से जो रिलैप्सिंग रिमिटेंट जो MS है, ठीक है, जो ज़्यादा मतलब बड़ी टाइप है, ज़्यादा मतलब पेशेंट को होती है, वो आखिरकार मतलब उनको एक ना मतलब उनको वो प्रॉपर उनको जो एक ये प्रोग्रेस कर जाती है डिजीज जो है ना उसकी सिम्टम्स, ठीक है। मतलब उनमें उनके जो रिमिशन के जो पीरियड, मतलब बीच में जो मैंने बताया ना शुरू में कि बीच में ठीक होने वाली जो वो जो पीरियड है वो कम होता जाता है, ठीक है। मतलब आमतौर पे एक बंदे को लट से ये रिलैप्सिंग रिमिटिंग जो है ना टाइप की मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ठीक है। तो वो 10-20 साल तक इसको ऐसे होता रहेगा। उसके बाद जो है ना वो प्रॉपर वो सिम्टम ही रहती है, मतलब बीच में जो ठीक होने का पीरियड वो बहुत कम होता जाता है या ख़त्म हो जाता है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। और फिर ये कि ज़ाहिर है जब इसकी अलामात शदीद हो जाएंगी तो फिर आपकी चलने में, ठीक है, और जैसे आपकी बॉडी का जो मतलब खड़ा होने का जो मतलब एक तरह का मतलब आपका जो गेट है वो आप प्रॉपर खड़े नहीं हो सकते, मोबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती हैं। मतलब ये ना कि फिर जो डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस होती है वो हमारे बंदे का वो ये मैंने जो ना वो मतलब अलग अलग हो सकती है, ठीक है। मतलब जो सेकेंडरी प्रोग्रेसिव MS की बात कर रहा हूँ। और ये नहीं है कि कोई सेट एक बंदे को जो ना इतना वो टाइम है वो एक बंदे को होगी प्रोग्रेस जो ना मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया ना कि 10-20 साल एक बीमारी जब रिलैप्सिंग रिमिटिंग रहती है तो ये सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में चेंज हो जाती है। लेकिन आगे जो सेकेंडरी प्रोग्रेशन जो है ना सेकेंडरी प्रोग्रेसिव का जो रेट है वो जो है ना लोगों में मुख्तलिफ होता है हमारा हर मरीज का, ठीक है। फिर यह कि जो दूसरी टाइप है उसमें यह कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसमें यह कि आस्ता आस्ता बीमारी स्टार्ट होती है और वो फिर बढ़ती चली जाती है, मतलब उसकी सिम्टम जो है ना जो मैंने बताई हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, और जिसमें फिर रिलैप जो ना मतलब उसका मतलब वो रिलैप्स का पीरियड नहीं आता। मतलब ये ना एक तो है ना कि जो पहले मैंने बताया कि रिलैप्स आते हैं, मतलब बीमारी के अटैक्स आते हैं, फिर रिमिशन आता है, मतलब बंदा ठीक फील करता है। तो ये जो दूसरी टाइप है जो बहुत कम लोगों में होती है, उसमें क्या होता है कि जो है ना जो आपकी जो पूरी जो इसमें जो सिम्टम होती हैं MS की साइन सिम्टम जो है ना वो उनकी मतलब उसका उस तरह के रिलैप्स नहीं होते और वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करती हैं, ठीक है। इसको जो है ना प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस या MS कहते हैं। अब मैं इसकी जो है ना आपको कॉजेज बता देता हूँ। ये पहले मैं इसमें कॉजेज बताने से पहले ये मैं बता दूं कि मेरी जो मेडिकल वीडियोस काफ़ी लोग के बीच में कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब इसका इलाज बताएं, ये है वो है, ठीक है, और मेरे को ये हो गया। तो मैं पेशेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी वीडियो आमतौर पे तफसीलन होती है, तकरीबन सब कुछ मैं बताया होता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी वीडियो को आप पूरी मुकम्मल देखा करें, क्योंकि उसमें आपके क्वेश्चन के जो आंसर उसी में मौजूद होते हैं। मतलब बजाय कि आप 2-3 मिनट की वीडियो देखें और जनाब वो क्वेश्चन शुरू कर दें, अगर आप पूरी वीडियो, बल्कि पूरी वीडियो मेडिकल की, क्योंकि ये बेसिकली हेल्थ एजुकेशन का चैनल है बित बीबी, तो इसमें बेसिकली मेरा काम मकसद क्या है कि मरीजों को अच्छी तरीके से अपनी बीमारी का पता हो, फिर अच्छे तरीके से पता होगा तो वो डॉक्टर से कम्युनिकेट भी सही तरह वो कर लेंगे।
और जो है ना फिर ज़ाहिर है फिर डॉक्टर भी, जब पेशेंट को नॉलेज होगा अपनी बीमारी का, डॉक्टर भी और ध्यान से उनको ट्रीट करेगा। तो यही है ना कि मेडिकल की जो मेरी वीडियोज़ हैं आप बार बार देखा करें, ख़ास तौर पे जो है ना मतलब जो ज़्यादा सुनने वाली होती है, फिर इमेजेस जो मैं साथ साथ लगा रहा होता हूँ उसको सही तरह समझा करें, क्योंकि इमेजेस में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं इसकी जो कॉजेज बता देता हूँ। इसमें बेसिकली इसकी कॉज अननोन है, मतलब एक तरह की जो मेडिकल में हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं इडियोपैथिक, मतलब इसका जो है ना बीमारी की रीज़न ही नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये कि जैसे मतलब उसके जो बॉडी के अंदर कुछ फैक्टर हैं, जैसे मैंने बताया ना कि इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ऑटो इम्यून बेसिकली जो भी बीमारियां हैं ना वो मतलब एक तरह की गलती से आपका जो बॉडी का बेसिकली इम्यून सिस्टम, हालांकि वो कुव्वत मुदाफ़त जो है वो इंसान को बीमारियों से बचाता है, लेकिन कभी कभी गलती से आपका इम्यून सिस्टम जो है ना आपके बॉडी के अंदर हेल्दी सेल्स है ना, मतलब जो आपके लिए ज़रूरी है, उसी को अटैक कर देता है। तो उन बीमारियों को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी ऑटो इम्यून बीमारियों में की लिस्ट में ये शामिल है। ठीक है, तो इसमें मतलब जो है ना कि आपका जो मैंने बताया ना कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिनका ब्रेन से कनेक्शन होता है पूरी बॉडी का, उस पर जो प्रोटेक्टिव शीट होती है माइलिन, उसको आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक करता है। ठीक है, तो जैसा फिर मैंने वो इलेक्ट्रिकल वायर्स की एग्जांपल दी, जो उनकी जो मतलब है जैसे उन पर बिजली की तारों पे उन पर इंसुलेशन कवरिंग होती है। ठीक है, तो वो जो है ना इंसुलेशन कवरिंग ही अगर वो ज़ाहिर उतार दी जाए, उसको डैमेज हो जाए, तो ज़ाहिर वो नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह जो माइलिन जो ऊपर जो नर्व की कवरिंग है नर्व फाइबर्स पे, तो वो जो है ना उसको अगर उस पर डैमेज हो जाए तो फिर ज़ाहिर नर्व की कम्युनिकेशन उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से सारी सिम्टम स्टार्ट हो जाती हैं जो मैंने बताई हैं। ठीक है, तो फिर ये कि मतलब इसमें फिर जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कम्बिनेशन, एक तरह के जब साइंस जब रिसर्च करते हैं तो मतलब जो है वो पता चलने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं कि इसमें मतलब जो इन्वॉल्व हैं जो इस बीमारी को बढ़ा सकते हैं। तो वो जो फैक्टर हैं जिसका फिर हम रिस्क फैक्टर हैं वो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, एक तो ये कि इसका पहले जो मैं एज का बताता हूँ कि आमतौर पे ये बीमारी 20 से मतलब जवान आदमियों को मतलब 20 से 40 साल की उम्र में स्टार्ट होती है। लेकिन जो है ना ये हर ये ज़रूरी नहीं है कि 20 से 40 के दरमियान स्टार्ट होगी, किसी भी एज में स्टार्ट हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 20 से 40 साल की उम्र में स्टार्ट हो सकती है। फिर यह कि जो ख्वातीन होती हैं उनको मर्दों की निस्बत ये ज़्यादा मतलब 2 से 3 गुना ज़्यादा इस बीमारी का लगने का चांस होता है, खासतौर पे जो रिलैप्सिंग रिमिटिंग जो मैंने टाइप बताई है MS की। ठीक है, फिर इसमें यह कि फैमिली हिस्ट्री, अगर लेट से कि आपके पेरेंट्स को है या सिबलिंग्स को, बहन भाइयों का, तो फिर उनको जो ना आपको भी ज़्यादा रिस्क है इसका। फिर कुछ इन्फेक्शंस का अगर लेट से आप शिकार रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बीमारी होती है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जिसकी जो वायरल इन्फेक्शन एप्स्टीन जो बार वायरस है उसकी वजह से होती है, तो उन पेशेंट्स को ज़्यादा रिस्क होता है। मेरे पेशेंट की बात कर, मेरे इस जो है ना चैनल पे जो है वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो है ना उसके बारे में भी बड़ी अच्छी वीडियो मौजूद है। ठीक है, जो कि किसिंग डिजीज़ के नाम से, ठीक, तो वो जो है ना वो आप ज़रूर उसमें वो देखिएगा, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लिंक ऊपर आई बटन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर ये कि कुछ रेसेस में ये ज़्यादा मतलब ख़ास तौर पे ये ना यूरोपियन जो डिसेंट के लोग होते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा मतलब ये बीमारी होती है। ठीक है, और मतलब जो ना कि जो एशियन हो सकती है किसी भी को, लेकिन जो ना जो एशियन या अफ्रीकन जो है ना या नेटिव अमेरिकन हैं उनको इसका रिस्क कम होता है। ठीक है, जो ख़ास तौर पे नॉर्दर्न यूरोपियन डिसेंट के लोग होते हैं उनको ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर ये कि जो क्लाइमेट का भी थोड़ा सा इसमें रोल है, जो टेम्परेट क्लाइमेट के जो कंट्रीज हैं, ठीक है, मतलब एक तरह के जो ठंडे इलाके समझ लें, जो कनाडा जैसे है, फिर नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, फिर साउथ ईस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया और फिर यूरोप के जो कंट्रीज हैं उसमें ये चीज़ मतलब कॉमन है। ठीक है, गर्म मुल्कों में हो सकती है, पेशेंट किसी को भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा कम है इसका जो हमारे जो एशियन कंट्रीज में। ठीक है, अच्छा, फिर ये कि कुछ विटामिन डी का भी रोल है, जिन लोगों का खास तौर पे विटामिन डी जिनके लेवल लो हैं, क्योंकि ये जो ठंडे मुल्कों में आमतौर पे सन एक्सपोजर का भी वो थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं होता, अक्सर जो है ना
वो ऐसे धुंध धुंध सी रहती है, तो उन लोगों को ज़्यादा एक तरह का चांस है। ठीक है। फिर यह कि अगर आपको कोई और ऑटोइम्यून बीमारी लगी हुई है तो इसका भी चांस बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे और ऑटोइम्यून बीमारियां जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होगी, परनीशियस एनीमिया है, सोरियासिस है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। ठीक है। तो अगर ये बीमारियां लगी हैं तो उनको इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस का भी चांस बढ़ जाता है। इन जो मैं बीमारियां बताई हैं, तो इन तमाम इन बीमारियों का मतलब जो है ना, मतलब थायराइड पे भी जो है ना, और जो है ना टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना, और इस पे जो है ना वो वीडियोस वो मौजूद हैं। ठीक है। परनीशियस एनीमिया, सोरियासिस पे इंशाल्लाह मैं मतलब आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह वीडियोस ज़रूर अपलोड करूँगा। ठीक है। फिर ये कि जो है, जो स्मोकर होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। ख़ास तौर पे जो ना जो शुरू के जो इवेंट जो सिम्टम्स होते हैं ना, जो उनको जो है ना वो उनको स्मोकर्स को ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा चांस है। ठीक है। और फिर ये कि जो इसमें फिर मैं आपको कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ कि कॉम्प्लिकेशन में जो है ना, इसमें यह होता है कि आपकी जो ज़ाहिर है, आपकी जब उसके नर्व फाइबर्स को डैमेज होगा तो आपकी मसल स्टिफनेस हो सकती है, स्पैज्म हो सकता है मसल का, पैरालिसिस हो सकता है। ज़ाहिर है आपकी ज़ाहिर है टांगों में अगर वो नर्व इन्वॉल्व हो गई हैं तो ज़ाहिर है बंदा चल भी नहीं सकता। जैसे साथ साथ आप इमेजेस देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ठीक है। फिर ज़ाहिर है आपकी ब्लडर और बॉल और जो है सेक्सुअल फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी जो मेंटल चेंजेस आ सकती हैं, यानी मूड स्विंग्स हो सकते हैं, फॉरगेटफुलनेस, मतलब यानी कि जो आप इंसान बहुत चीज़ें ऐसे उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, डिप्रेशन हो सकता है, जो है ना एपिलेप्सी हो सकती है। ठीक है। मतलब मिर्गी का मतलब चांस बढ़ जाता है इस बीमारी में, डिप्रेशन का। डिप्रेशन और मिर्गी पे भी जो है ना मेरे इस चैनल पे वीडियो मौजूद हैं, वो बहुत मालूमाती वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको जो है ना आपको मतलब जो है ना इसका डायग्नोसिस मतलब कैसे जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो कैसे हम तशखीस करते हैं वो बताता हूँ। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन यह कि मतलब हम दूसरी कंडीशन रूल आउट करते हैं जो इसकी मतलब इसकी मतलब जब पेशेंट इस तरह की प्रेजेंटेशन वो लेके आता है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि कोई किसी और बीमारी की वजह से इस तरह की सिम्टम नहीं आती, तो वो हम दूसरी जिसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं तो उनको रूल आउट करते हैं। ठीक है। मतलब प्रॉपर बताया है, हर पेशेंट की अगर प्रॉपर हिस्ट्री ली जाए और एग्जामिनेशन किया जाए तो काफ़ी चीज़ें वैसे मतलब उस तरह पता चल सकती। मेरे जो पेशेंट जो काफ़ी जो एक जो बहुत मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है, काफ़ी पेशेंट मेरे जो वही हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हम वो है ना, अक्सर वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपनी हमारी बात अभी आधी मुंह में होती है तो नुस्खा लिखना शुरू कर देते हैं। तो आप पूरी हमारी बात सुनते हैं, प्रॉपरली हमारा चेकअप करते हैं, तो इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तो थैंक यू, मतलब जो आपके जो पेशेंट्स इस तरह के जो मेरे लिए कमेंट करते हैं। अच्छा, तो इसमें ये बेसिकली इस चैनल का काम ही है कि हेल्थ एजुकेशन देना, कि ताकि पेशेंट्स को अच्छी तरह खुद जो है ना पता हो। अच्छा, फिर ये कि इसमें ज़ाहिर हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं अगर मतलब दूसरी बीमारियों को रूल आउट करने के लिए जो इससे MS से मिलती जुलती हैं। और फिर ये कि कुछ लंबर एक टेस्ट होता है स्पाइनल टैप, जो लंबर पंक्चर होता है, उसमें यह ना कि जो आपकी जो उसमें CSF सीरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो आपकी स्पाइनल कैनाल से निकाल के उसमें लेबोरेटरी में एनालिसिस करते हैं। तो मतलब जो है ना कि वो शो कर सकता है कि जो ना एक एंटीबॉडीज में एबनॉर्मलिटी शो कर सकता है, जिसमें जो मान लो MS के साथ जो है एंटीबॉडीज एसोसिएटेड होती हैं तो उनकी एबनॉर्मलिटी जो है ना ये स्पाइनल टैप का टेस्ट शो कर सकता है। ठीक है। फिर ये कि लेट्स से कि अगर हमारा इस स्पाइनल टैप जो है ना इसमें कोई और बॉडी का इन्फेक्शन है, ठीक है, या कोई और कंडीशन है जो MS से मिलती जुलती है, उसको भी रूल आउट कर सकता है। फिर इसके जो एक इम्पॉर्टेंट है MRI। ठीक है। जो MRI बेसिकली ना आपकी जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इसके जो लीजन्स को जो है ना आप पिक्चर साथ साथ देख रहे हैं तो उसमें वो भी एक जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकती है। मतलब इसके जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लीजन्स, कभी कभी हम जो है इंट्रावीनस इंजेक्शन कंट्रास्ट का डाल देते हैं ताकि जो है ना इमेजेस जो है ना वो ज़्यादा एनहांस हो, अच्छे तरीके से सामने हैं। ठीक है। फिर कुछ और टेस्ट होते हैं, एवोक पोटेंशियल टेस्ट, बेसिकली एक तरह की आपकी जो नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल की रिकॉर्डिंग होती है कुछ स्टिमुलस के बाद। ठीक है। तो वो फिर मतलब विजुअल स्टिमुलाई भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई भी हम दे सकते हैं। तो मतलब ये क्या मूविंग विजुअल पैटर्न भी दे सकते हैं फिर, या शॉर्ट इलेक्ट्रिकल जो है ना
इम्पल्सेस जो होते हैं, जो आपकी जो टांग पे या आर्म पे जो वो अप्लाई करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी दे सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो वो जो है ना मतलब बेसिकली उसके मेजर करने का तरीका वो का मकसद ये है कि नर्व पाथवे में कितनी जल्दी जो है ना इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। इस एवोक पोटेंशियल टेस्ट का मकसद ये है, ठीक है। और फिर ये कि जो जो कुछ बहुत सारे केसेस में तो हमें जब रिलैप्सिंग, खासतौर पर रिमिटिंग जो ज़्यादा कॉमन है, उसके जो मतलब हिस्ट्री और उस एग्जामिनेशन पे वो सारा वो हम आमतौर पे डायग्नोज पेशेंट हो जाते हैं। और मतलब यह है कि कुछ कुछ केसेस में जो है ना जो जिनकी खास तौर पे पेशेंट की अनयूजुअल सिम्टम्स होती हैं, मतलब सही तरह मतलब पता नहीं चलता, तो उनके फिर ये सारे हम टेस्ट ले सकते हैं, जिसकी वजह से मतलब ताकि पता चल जाए सही है इसका डायग्नोसिस का। अब मैं इसकी ट्रीटमेंट बताता हूँ। ये ट्रीटमेंट काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन ये कि मैं कोशिश करूँगा सर जो है ना साथ साथ मैं इमेजेस या उसके जो ड्रग्स के नाम उस पर इमेजेस पे आप देख लिया करें, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर एक एक ड्रग का मैं बोलना शुरू कर दूँ तो वीडियो तो घंटों में चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ना, अभी तक वैसे बड़ी रिसर्च हो रही है, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मतलब जो है ना आमतौर पे ये कहते हैं कि जी अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट की दूसरे नॉर्मल बंदे से 5-10 साल उम्र कम होती है, लेकिन यह कि आस्ता आस्ता इतनी साइंस तरक्की कर रही है, तो अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। तो अभी तक इसका मतलब आप ये कह लें कि 100% कोई ऐसी ड्रग है जिसका परमानेंट क्योर कर दे, तो वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन यह कि जो मैं आगे अभी ड्रग आपको बताने लगा हूँ या इमेजेस पे आप देख लें, वो काफ़ी इस जो बीमारी को ना एक तरह का स्लो कर सकती हैं, मतलब प्रोग्रेशन की, और अटैक से बचा सकती हैं, ठीक है। कि कुछ लोगों में तो बहुत माइल्ड सिम्टम होती हैं जिसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती। अब जो इसके जो MS के अटैक्स होते हैं उसकी पहले मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। उसमें यह कि कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ है, जैसे ओरल प्रेडनिसोलोन एक काफ़ी कॉमन ड्रग है, या फिर इंट्रावीनस जो है स्टीरॉइड का इंजेक्शन मेथाइल प्रेडनिसोलोन जो है ना, वो आपकी जो नर्व की बेसिकली इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इस ट्रीटमेंट के, जैसे इंसोम्निया है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ सकता है, मूड स्विंग होते हैं, फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है। मतलब यह कि जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं तो हम ये भी साथ साथ ध्यान में रखते हैं कि इस बीमारी का फ़ायदा ज़्यादा है या लट से अगर साइड इफेक्ट ज़्यादा है तो फिर उस ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो अगर बीमारी के दायरे पेशेंट को फ़ायदा ज़्यादा हो तभी हम ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर दूसरी ट्रीटमेंट जो MS अटैक्स के बचाने के लिए जो है ना, वो ये है कि प्लाज्मा एक्सचेंज, जिसको प्लाज्मा फेरेसिस भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी बेसिकली जो आपका जो ब्लड होता है ना, उसके दो पार्ट समझ लें मेजर। एक तो प्लाज्मा होता है जो फ्लूइड पार्ट होता है, और फिर एक दूसरे फिर ब्लड सेल होते हैं, ठीक है। तो इसमें यानी प्लाज्मा एक्सचेंज में जो ना आपका प्लाज्मा जो है ना वो ब्लड सेल से अलग कर लिया जाता है, तो फिर जो ब्लड सेल जो है ना वो एक प्रोटीन सोल्यूशन होता है एल्ब्यूमिन, उसके साथ मिक्स किए जाते हैं और फिर वो वापस बॉडी में मतलब डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आमतौर पे प्लाज्मा एक्सचेंज उस वक्त यूज़ होती है जब आपकी जो सिम्टम जो है ना या बिल्कुल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर हैं, और आपकी वो जो मैंने बताया ना स्टीरॉयड से वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही सिम्टम, तो उस वक्त सूरत में जो है ना वो देते हैं। फिर जो है ना कि जो इसका जो डिजीज़ के जो प्रोग्रेशन को मॉडिफाई करने के लिए हम ड्रग देते हैं। पहले तो अभी मैंने ये प्लाज्मा एक्सचेंज तो कोर्टिकोस्टेरॉइड तो मतलब MS अटैक से बचाने के लिए मैंने बता दी ना। पहले अगर जब डिजीज़ आगे बढ़ती है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उसमें यानी कि एक वो ड्रग आती है ओक्रीलीजुमैब, ठीक है, जो ओक्रीवियस के नाम से आती है, जो ये एक FDA अप्रूव्ड ड्रग है, जो आपकी ना मतलब इसको मतलब डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी कहते हैं, ठीक है। और मतलब यह कि ये जो लोग ड्रग लेते हैं उनका जो कम रिस्क है, मतलब है ना कि मतलब यह कि जो उसके जो प्रोग्रेशन बीमारी आगे बढ़ती है ना, वो थोड़ी उसमें वो कम हो सकती है। तो इसमें फिर यह कि जो रिलैप्सिंग जो है ना, ये जो मैंने आपको जो ओक्रीवियस की ट्रीटमेंट बताई है, बेसिकली ये प्राइमरी प्रोग्रेसिव MS के जो है ना वो जो कम पेशेंट होती है उसके लिए ये ज़्यादा जो है ना वो अच्छी है, ठीक है। जबकि जो ज़्यादा कॉमन बीमारी है रिलैप्सिंग रिमिटिंग MS, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, ठीक है, डिजीज़ मॉडिफाइंग जो है ना ड्रग्स आती हैं, ठीक है। क्योंकि जो है ना आमतौर पे ये ना कि जो
ज़्यादा इम्यून रिस्पांस शुरू की स्टेजेस में बीमारी में ज़्यादा होता है, तो अगर आपकी शुरू से एग्रेसिव ट्रीटमेंट कर दें तो वो फिर जो है ना वो आपकी जो मतलब इसके ज़्यादा सिवेरिटी होने, मतलब शदीद शिद्दत को, बीमारी को कम कर सकती हैं, यानी स्लो कर सकती हैं। ठीक है, मतलब जो है ख़ास तौर पे जो आपकी जैसे आगे जाके जो कम्युनिकेशन होती है, ब्रेन एट्रोफी वगैरह, तो डिसेबिलिटी की, वो उससे मतलब काफ़ी हद तक आपको मतलब जो है ना, अगर शुरू में ये दवाई ले लें मतलब जो है, तो उससे काफ़ी हद तक जो है ना कंट्रोल हो सकता है। लेकिन इसमें ये ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि ये सारी डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपीज हैं, उनके अपने हेल्थ रिस्क होते हैं, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जो है ना वो बेसिकली हम कंसिडर करते हैं कि आपकी जो है ना, जैसे मैंने बताया ना पहले कि अगर दवाई जब दे रहे हैं तो उसके अगर पोटेंशियल बेनिफिट ज़्यादा है तो तभी हम वो रिकमेंड करते हैं। मतलब ये ना हो कि साइड इफ़ेक्ट्स अगर ज़्यादा हो तो फिर क्या मतलब फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो उसमें फिर जो है ना कई ट्रीटमेंट ऑप्शन आ जाती हैं, जैसे इंजेक्शन आ जाते हैं, इंटरफीरॉन बीटा मेडिकेशन के इंजेक्शन आते हैं। ठीक है, ये आमतौर पे ज़्यादा जो है ना कॉमनली प्रिस्क्राइब जो है ना वो इंजेक्शन है इसके लिए, एमएस के लिए। ठीक है, ये आमतौर पे या जो है ना स्किन में, मतलब सबकुटेनियस, मतलब या उसमें स्किन में या फिर मसल में इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि जो है ना उसकी जो रिलैप्सेस की जो है ना वो सेवेरिटी कम हो सके। ठीक है, इसके भी ज़ाहिर साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे फ्लू की तरह इसमें सिम्टम्स होती हैं, फिर इंजेक्शन साइड पे रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हम ज़ाहिर है उसके फिर साथ साथ ब्लड टेस्ट करते रहते हैं लिवर एंजाइम का, ताकि वो क्योंकि इंटरफीरॉन का एक पॉसिबल एक जो साइड इफेक्ट है कि लिवर के जो है ना वो डैमेज कर सकता है, तो फिर मैंने लिवर फंक्शन टेस्ट साथ करते रहते हैं ताकि उसकी मतलब मॉनिटर हो। ठीक है, फिर ये कि और एक ड्रग आती है ग्लैटिरामेर एसीटेट के नाम से। ठीक है, ये बेसिकली आपके जो इम्यून सिस्टम का जो अटैक है ना माइलिन पे, उसको एक तरह का ब्लॉक करती है, और जो ना ये इसमें इसका स्किन में इंजेक्शन लगता है। इसका भी साइड पे स्किन इरिटेशन और हो सकती है इंजेक्शन साइड पे। फिर उसमें जो है ना, ये तो मैंने इंजेक्शन बता दिए, फिर ओरल ट्रीटमेंट आ जाती हैं फिंगोलिमोड के नाम से, जो ग्लिनिया के नाम से आती है। ठीक है, ये वंस डेली डोज है मेडिकेशन है, तो ये रिलैप्स रेट को कम करती है। तो इसमें भी है ना कि आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना पड़ता है 6 घंटे के लिए, खास तौर पे जब फर्स्ट डोज लेते हैं, क्योंकि हार्ट बीट इसमें स्लो हो सकती है इस टैबलेट में। ठीक है, तो इसके अलावा फिर यह कि कुछ रेयर किस्म के जो ना सीरियस इन्फेक्शन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, हेडेक हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फिर यह कि फिर नेक्स्ट ड्रग में आते हैं डीमिथाइल फ्यूमेरेट। ठीक है, ये इसकी ट्वाइस डेली डोज है, तो ये भी रिलैप्सेस को कम करती है। इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, फ्लशिंग, डायरिया, नौदिया हो सकता है। ठीक है, और इसके भी ज़रा ब्लड टेस्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है रेगुलर बेसिस पे। फिर एक और ड्रग है डायरोक्सीमाल फ्यूमारेट, जो ना जो वुमेरिटी के नाम से आती है, ये भी ट्वाइस डेली कैप्सूल है, उसकी तरह मिलता जुलता है, मतलब डिमिथाइल फ्यूमारेट से। ठीक है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट थोड़े कम होते हैं, और ये जो है ना रिलैप्सिंग एमएस के लिए ये अप्रूव ड्रग है। ठीक है, फिर ये एक और ड्रग आती है टेरिफ्लूनोमाइड, जो ना ओबेगियो के नाम से आती है, ये भी वंस डेली ओरल मेडिकेशन है, रिलैप्स रेट को कम करती है। ठीक है, ये इस दवाई का साइड इफेक्ट ये होता है कि ये बर्थ डिफेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है, मतलब दोनों मर्द और औरत के लिए। ठीक है, तो ये कि हम इस ड्रग को जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये कहते हैं कि जी आप कम अज़ कम 2 साल तक कंट्रासेप्शन करें। ठीक है, और इसकी मदार है ब्लड टेस्ट की मॉनिटरिंग होती है इसमें। फिर एक और ड्रग आई है, फिर एक जो ना सिपोनी मोड, जो ना मेजेंट के नाम से, ये इसके जो ना ये सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए भी अच्छी है। और फिर ये कि इसमें इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और हाँ फीटस जो डेवलपिंग फीटस से होता है, मतलब जो प्रेगनेंट वुमेन के लिए ना वो जो ना इसके लिए मतलब जो ना जो मतलब प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उनको बेसिकली ये चाहिए कि जो ना ये वो एक तरह की कॉन्ट्रासेप्शन, वो डॉक्टर बता देगा कि जब आप इस तरह की ड्रग जो ना आप देती हैं तो फीमेल्स को क्या हिदायत देनी है। ठीक है, ठीक है, और फिर यह कि उसमें एक और ड्रग आती है मैमिन क्लैड के नाम से, जो उसका ओरिजिनल जो जेनरिक ने क्लैड्रिबीन है।
और रिलैप्सिंग रिमिटिंग के लिए ये भी यूज़ होती है, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव एमएस के लिए यूज़ होती है, और इसके भी फिर डिफरेंट कोर्सेज हैं। ये मैं इस पे ज़्यादा ट्रीटमेंट पे एक एक ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि वो फिर बहुत वीडियो लंबी जाएगी। तो ये एक तरह का बेसिकली मेरी चैनल का मकसद ये है कि आपको जो जो आपके जो मरीज़ के हिसाब से जो उसको समझ आए उसके हिसाब से जो है मैं मतलब बताऊँ चीज़ें, ताकि जो है उसको आसानी से समझने में आसानी हो। फिर इन्फ्यूजन ट्रीटमेंट्स आती हैं, ठीक है, जैसे ओक्रीलिजुमैब जो है ना, ये बेसिक ह्यूमनाइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मेडिकेशन है जो FDA से अप्रूव्ड है, जो रिलैप्सिंग रिमिटिंग और प्राइमरी प्रोग्रेसिव फॉर्म के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और ये प्रॉपर इंट्रावीनस इन्फ्यूजन मतलब अंडर सुपरविजन ये जो है ना दी जाती है। फिर इसी तरह के एक नटेलिजुमाब ड्रग आती है, और फिर और इस तरह से मिलते जो थी एलिमिटाजुमाब जो है ना वो ड्रग आती है। और फिर ये इसके अलावा फिर और ट्रीटमेंट ऑप्शन ये मतलब जो ना मैंने पहले बताई हैं। इसके अलावा फिर और ट्रीटमेंट ऑप्शन आते हैं, जैसे फिजिकल थेरेपी। मतलब फिजिकल थेरेपिस्ट का काम यह है कि आपको स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताता है ताकि जो ना आपकी जो है वो जिस्म स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। फिर यह कि कभी कभी हम फिर मसल रिलैक्सेंट, अगर लेट से मसल आपका स्टिफ हो गया है तो मसल रिलैक्सेंट देने पड़ जाते हैं, जैसे बैक्लोफिनान हुआ, बैक्लोफेन जो है ना ज़्यादा हमारे इसमें यूज़ होती है, ये मसल रिलैक्सेंट है। फिर फटीक मैंने बताया ना शुरू में कि इसकी कॉमन सिम्टम है, तो फटीक के लिए मेंटाडीन जो है ना वो यूज़ हो सकती है ड्रग, ठीक है। और फिर वॉकिंग जो है ना स्पीड को बढ़ाने के लिए ड्रग आती है एम्पायरा के नाम से, वो मतलब यार इसका जेनरिक नेम है डेल्फाम्प्रिडीन, ठीक है। तो ये यूज़ हो सकती है, मतलब जना जो कुछ लोगों को जो वॉकिंग में मुश्किल होती है तो उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके भी साइड इफेक्ट हैं, किडनी फंक्शन डिस्टर्ब कर सकती है। फिर ये और किस्म की मेडिकेशन आती हैं जो आपकी जो हमारा डिप्रेशन को या पेन जो आपकी बॉडी में हो, या सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा हो, इंसामनिया की प्रॉब्लम हो रहा, ब्लडर का फंक्शन डिस्टर्ब हो, तो उसके साथ फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो फिर थोड़ी सी मैं इसकी लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज बताता हूँ। एक तो यानी कि आप अपनी नींद पे आप ध्यान दें, प्रॉपर स्लीप लें, ठीक है। फिर यह कि आप जो MS के पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कायम रखने के लिए, मसल टोन को इंक्रीज करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक है। वॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है, लो मतलब स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, लो इम्पैक्ट एरोबिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये कि बॉडी, जैसे मैंने बताया ना शुरू में, बॉडी टेम्परेचर कुछ पेशेंट में इसमें बढ़ जाता है, तो जो उनको फिर हीट और ज़्यादातर इस तरह की जो हीट वाली डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो उनसे हम कहते हैं कि उससे बचें, ठीक है। और फिर यह कि आप डाइट बैलेंस लें, डाइट का भी ये वो मतलब हेल्दी डाइट लें। ख़ासतौर पे विटामिन D का मैंने बताया ना कि वो विटामिन D उसका पोटेंशियल बेनिफिट है MS के लिए। स्ट्रेस को रिलीव करें, फिर स्ट्रेस रिलीविंग के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, योगा आ जाती है, टाइची, मसाज आता है, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग आता है। फिर मतलब स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मेरे चैनल पे म्यूज़िक थेरेपी की एक अलग प्ले लिस्ट है, तो वो आप जो है ना रिलैक्स करने के लिए थोड़ी इस तरह की चीज़ें सुन सकते हैं, ठीक है। और अल्टरनेटिव मेडिसिन का थोड़ा सा मैं बता दूँ। फिर ये कि इसमें कोई कुछ अमेरिकन अकेडमी ने न्यूरोलॉजी में थोड़ी रिसर्च हुई है कि जो ओरल कैनाबिस एक्सट्रैक्ट है OCE, ठीक है, वो ख़ास तौर पे जो मसल स्पैस हो जाते हैं, स्पेस्टिसिटी और पेन, उसमें रिलीव करती है। लेकिन इतनी मतलब प्रॉपर ज़्यादा एविडेंस इसकी नहीं है, ठीक है। मतलब इतनी इसकी मतलब वो मसल स्पेस्टिसिटी तो रिड्यूस करती है, लेकिन जो दूसरी जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की सिम्टम के लिए इसकी खूब खास एविडेंस नहीं है। फिर जो विटामिन D3 का जो मैंने विटामिन D का बताया, उसमें विटामिन D3 की जो डेली अगर 2000 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट जो ना उसकी डेली हम रिकमेंड करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना कि जो सनलाइट से जो जिनका एक्सपोजर कम होता है, मतलब विटामिन D की जिनमें कमी होती है, तो उनको ज़्यादा रिस्क है। तो फिर ये कि 2000 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो हम डेली रिकमेंड करते हैं विटामिन D। तो ये थी जनाब वीडियो मेरी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में इसके बारे में कोई और क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स में कमेंट दें। और फिर मेरे चैनल पे काफ़ी मैंने बीमारियों के मतलब वीडियोस अपलोड कर दी हैं,
तो अगर तो कोई आप ऐसी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं जिसकी वीडियो अभी तक चैनल पे मौजूद नहीं है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर उस पर कमेंट करूँगा, मतलब उस बीमारी पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।